नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 17 जून 2025 को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। राहु काल दोपहर 3:55 से शाम 5:38 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम परिवर्तनशील रहेगा। कई जगह बादलवाही के साथ साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। इजराइल के हमले से भारतीय छात्रों की बड़ी टेंशन, आर्मेनिया के रास्ते वापस लाए जाएंगे। इजराइल ने ईरान पर फिर की एयर स्ट्राइक, 4 दिन में 200 से ज्यादा मौतें। अहमदाबाद विमान हादसे में 275 में से 119 शवों की पहचान हुई, 76 सौंपे गए। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में फिर आई गड़बड़ी, हांगकांग में वापस लौटी। यूपी में आसमानी बिजली गिरने से 48 घंटे में 34 की मौतें। एमपी में आया मॉनसून। देश में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी जातीय जनगणना, गजट नोटिफिकेशन जारी। साइप्रस ने पीएम नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, आतंकवाद के खिलाफ हाथ में लाए। ट्रंप के विरोध में अमेरिका में 2000 जगह प्रदर्शन, नो किंग्स रैली हुई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर ईरान में फंसे 1500 इंडियन स्टूडेंट्स की। इजराइल से लगातार चौथे दिन जारी लड़ाई के बीच ईरान ने सोमवार को विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत दे दी है। भारत ने अपने छात्रों को निकालने के लिए ईरान में आर्मेनिया के राजदूत से बात की। छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर पर नारदूज चौकी से बसों में निकाला जाएगा। ईरान में 1500 स्टूडेंट सहित लगभग 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा हालात में देश के एयरपोर्ट भले ही बंद है, लेकिन लैंड बॉर्डर खुले हुए हैं। विदेशी नागरिकों को ईरान छोड़ने से पहले राजनयिक मिशनों के जरिए ईरान के जनरल प्रोटोकॉल विभाग को अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, गाड़ी डिटेल, देश से निकलने का समय और जिस बॉर्डर से जाना चाहते हैं उसकी जानकारी पहले से ही देनी होगी। बताया जा रहा है कि ईरान के अलग अलग शहरों से भारतीय छात्र आर्मेनिया से लगे नारदूज बॉर्डर पहुंचेंगे। यहां से इन्हें बस से आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट ले जाया जा सकता है। इसके बाद इन छात्रों को हवाई रूट से भारत लाया जाएगा। भारत के आर्मेनिया के साथ संबंध बेहद अच्छे हैं, इसके चलते ही ये रूट अपनाया जा रहा है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच लगातार चौथे दिन संघर्ष जारी है। इजराइल ने सोमवार शाम सेंट्रल ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की। इजराइल एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में देश के सरकारी न्यूज चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB की बिल्डिंग पर बम गिराए। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने एक्स पर ईरान पर हमले का एक और वीडियो जारी किया। इसमें बताया गया कि आज सुबह से इजरायली एयरफोर्स ने विमान लॉन्चर से लदे कई ट्रकों को निशाना बनाया जो तेहरान की तरफ जा रहे थे। इजराइल ने रविवार रात ईरान विदेश मंत्रालय पर हमला किया था। इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 14 जून को इजरायली सेना ने रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। पिछले 4 दिनों के दौरान ईरान में 224 लोग इजरायली हमलों में मारे गए हैं। 1277 से ज्यादा घायल हैं। अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविटीज ग्रुप ने ईरान के 406 लोगों की मौत का दावा किया है। ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। सोमवार सुबह ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। पिछले 4 दिनों के दौरान इजराइल ने ईरान पर यह सबसे बड़ा हमला किया है। ईरानी हमलों में इजराइल के अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब खबर अहमदाबाद विमान हादसे की। विमान हादसे में मारे गए 275 लोगों में से अब तक 4 दिन में करीब 250 शवों का DNA सैंपल किया गया है। इनमें से 119 DNA सैंपल मैच हो गए हैं, जिसमें से 76 शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। वहीं इस विमान हादसे में जान गंवाने वाले पूर्व CM विजय रूपाणी का राजकोट में अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार शाम को विजय रूपाणी को 21 बंदूकों की सलामी यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत दूसरे नेताओं ने रूपाणी के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। रूपाणी का पार्थिव शरीर उनके राजकोट वाले घर प्रकाश सोसाइटी में रखा गया था, जहां अंतिम दर्शन किए गए। अब बात करते हैं एयर इंडिया की एक और फ्लाइट की गड़बड़ी की। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 315 सोमवार को वापस लौट गई। इसे तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। ये उड़ान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की थी। वहीं रविवार को
भारत आ रहे बोइंग के 2 ड्रीमलाइनर प्लेन भी बीच रास्ते में लौट गए थे। इनमें से एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई तो दूसरी जर्मनी से फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। दोनों को सोमवार को लैंडिंग होनी थी। ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई आ रहे बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर को तकनीकी खराबी के चलते लौटना पड़ा। लुफ्थांसा एयरलाइंस जर्मनी के बोइंग 787 9 ड्रीमलाइनर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके चलते प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और लौटना पड़ा। अहमदाबाद में 12 जून को बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर विमान टेक ऑफ के 2 मिनट में ही क्रैश हो गया था। इस विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की जान चली गई थी। हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर बचा था। अब खबर झमाझम मानसून के बारे में। मानसून की खबरों के बीच यूपी और बिहार में आसमानी बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। यूपी में पिछले 48 घंटे के दौरान 34 लोगों की जान चली गई है। वहीं बिहार के बक्सर में बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग झुलस गए। दूसरी ओर मानसून ने मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली है। एक दिन की देरी से बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहान के रास्ते मानसून राज्य में पहुंच गया है। पिछली बार ये 21 जून को आया था। हालांकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 27-28 मई को हो गई थी। मध्य प्रदेश में 21 दिन के बाद मानसून की दस्तक हुई थी। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 11 जिलों में और महाराष्ट्र, बंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बिहार में सोमवार को पटना, नालंदा, हाजीपुर, भागलपुर में बारिश हुई। हरियाणा में भी मौसम ने करवट ली है। भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, पानीपत और सोनीपत में बारिश हुई। रेवाड़ी, जींद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, झज्जर, नूंह, सिरसा, कैथल और चरखी दादरी में बादल छाए हुए हैं। अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार हैं। राज्य में 28 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। अब खबर देश में होने वाली जातीय जनगणना के बारे में। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना करवाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना करवाने का ऐलान किया था। देश में आज़ादी के बाद ये पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। अब खबर पीएम मोदी के साइप्रस दौरे की। साइप्रस ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से नवाजा है। राष्ट्रपति निकोस ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह सम्मान दिया। मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे थे। मोदी ने कहा कि मैं साइप्रस सरकार और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोस ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों, भारतीय यूरोपीय संघ के रिश्तों और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी बात की। साइप्रस तुर्की मुद्दे और साइप्रस के पुनः एकीकरण की चर्चा में भी शामिल रहा। राष्ट्रपति निकोस ने कहा कि साइप्रस किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच रिश्ते न तो परिस्थितियों से बने हैं और न ही सीमित है। साइप्रस लंबे समय से हमारा भरोसेमंद साझेदार रहा है और यहाँ से भारत में काफी निवेश हुआ है। कई भारतीय कंपनियां भी साइप्रस आई हैं और एक तरह से साइप्रस को यूरोप के प्रवेश के द्वार के रूप में देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन तक पहुंच गया है, लेकिन हमारे संबंधों की वास्तविक क्षमता इससे कहीं अधिक है। अब पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लगातार विरोध बढ़ रहा है। अमेरिका में लगभग 2000 जगह ट्रंप के विरोध में नो किंग्स के नाम से जोरदार प्रदर्शन हुए। अमेरिका में साल्ट लेक सिटी में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल वॉशिंगटन में शनिवार को अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।